हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम दोस्तों। नमस्कार बेटा, जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? बेटा हम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, एकदम शानदार। बेटा आज आपके रेशो टॉपिक का अपन सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। बेटा जितने बच्चे भी क्लास में आ चुके हैं, बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले बेटा हमारी रेशो टॉपिक की ना 1 नंबर शीट को हमने पूरा कर लिया। और बेटा इस शीट को पूरा करने के लिए 3 क्लास में बेटा अपन ने लगभग 5-6 घंटे बेटा पढ़ा होगा, और 5 घंटे में आपने इस टॉपिक का बेसिक वाला पार्ट पूरा समझ लिया। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई है कि वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, वैल्यू सिस्टम को कैसे हम यूज करते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया कि अगर किसी रेशो को मर्ज करना हो तो मर्ज करने के लिए किस प्रकार का काम, किस प्रकार की बात फॉलो करते हैं। बेटा फिर आपने ये इसके बाद में पढ़ा कि जो इस टॉपिक की बेसिक थ्योरम होती है, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, मान लीजिए बेसिक थ्योरम होती है, वो कैसे काम करती है, जैसे डिग्री का कंसेप्ट क्या है, ये सारी बातें बेटा आप लोगों ने समझी होंगी। बेटा जिन लोगों ने अभी उन चीजों को नहीं पढ़ा, पहले बेटा इन चीजों को सॉल्व करना, इनको पढ़ना बेटा, तभी आपको अगला पार्ट समझ में आएगा। बेटा मैं आपको पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करवा रहा हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहली क्लास से ही अंतिम क्लास तक पूरी क्लास पढ़ें, तभी बेटा आपको टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप उन चीजों पर अच्छे से कमांड कर पाओगे। बेटा सारे बच्चे लाइव आ गए, शीट नंबर 1 सबकी कंप्लीट है बेटा, तो लिखिएगा यस। फिर मैं आज अपना सेकंड क्लास का मैटर शुरू करता हूं बेटा, सेकंड क्लास की बात को आगे स्टार्ट करता हूं, कंटिन्यू। धीमे धीमे बेटा उच्च स्तर की बात भी आएगी, विदाउट एनी डाउट ना बेटा। डाउट सारे बेटा मैंने साथ साथ आपके सॉल्व करवाए। बेटा जिस बात में जो भी आपका डाउट रहा होगा, मैंने बेटा आपको सारे डाउट पूरे करवाए हैं, हर एक डाउट के बारे में आपको पूरा बताया कंप्लीट में। बहुत बढ़िया, चिंता मत करो, डीप लेवल की बेटा परवाह मत करो। बेटा देखो इस टॉपिक का जो नाम था वो था रेशो एंड प्रोपोर्शन। बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन का हिंदी में नाम कहते हैं अनुपात व समानुपात। बेटा इसे बोलते हैं हम अनुपात व समानुपात। बेटा अनुपात का मीनिंग सब बच्चों को पता लग गया। अनुपात की बात मैंने आपको समझा दी कि दो समान इकाइयों के बीच में जो रिलेशन बनता है उसे हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रोपोर्शन के बारे में, कि प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या होता है, और बेटा प्रोपोर्शन पे सवाल कैसे बनते हैं, ये सारी बातें पढ़िएगा, सारे कंसेप्ट समझिएगा डिटेल में। बेटा कार्तिकेय उस क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा चेक कर लो एक बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ये प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद करवा देंगे। सुनो भाई, बेटा हमारा एक दोस्त ए और हमारा एक दोस्त बी, दो मेरे बेटा फ्रेंड हैं। ये किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पर जॉब करते हैं। बेटा ये जो दोनों लोग कहीं जॉब करते हैं, इनकी सैलरी अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो एक कमाता है महीने के 8,000 रुपए और बी कमाता है बेटा महीने के 10,000 रुपए। मैंने आप दोनों को इन लोगों की सैलरी के बारे में बताया कि एक कमाता है दोस्तों महीने के 8,000 रुपए और दोस्तों बी कमाता है महीने के 10,000 रुपए, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे इनका रेशो ज्ञात करने को बोलता कि बताओ भैया रेशो कितना बनेगा, तो क्या आप इनको काट पीट कर 4:5 कह सकते हो क्या? ए और बी जो थे वो 8,000 और 10,000 रुपए कमा रहे थे, तो हम इनके रेशो को 3 जीरो काट के 8 और 10, उसके बाद बेटा अपने सॉल्व किया तो 4 और 5 बनेगा, करेक्ट है, ठीक है। फिर बेटा मेरे को ना दो बंदे इसी कंपनी के और मिले, एक का नाम सी और एक का नाम डी। तो मैंने पूछा सी को, भाई तू बता कितने रुपए कमाता है?
तो सी कहता भाई मेरे को कंपनी वाले महीने के 20,000 ज्यादा हो जाएंगे, 12,000 रुपए देते हैं, 12,000 रुपए। मैंने डी को पूछा तू बता भाई तू कितने रुपए कमाता है, तो इसने कहा मैं तो 15,000 रुपए कमाता हूं। हर बंदे की अलग अलग सैलरी है, किसी की 8,000, 10,000, 12,000 और 15,000। अब बेटा अगर मैं इनको 3 से काटता, देखो ये और ये 3 जीरो कटेगी, क्या बेटा इनको 3 से काटने पर अनुपात 4:5 ही बन रहा है क्या? क्या बेटा इनका भी अनुपात 4:5 बन रहा है? मतलब कि आपको ये बात समझ में आई कि ए और बी के बीच में जो रेशो बन रहा था वही रेशो, सेम रेशो सी और डी के बीच में बन रहा है। तो बेटा अगर इनका रेशो सेम है, अगर इनका रेशो सेम है, यानी मैं इसको बोल सकता हूं बेटा समान अनुपात। क्या बेटा आपको ये बात पता है? आपको इसको बोल सकते हैं समान अनुपात। भाई ए और बी का अनुपात, सी और डी का अनुपात समान है, तो जो समान अनुपात है ना बेटा, इसी का मतलब होता है समानुपात। बेटा इसी का मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो इसके लिए बेटा अपन इनके बीच में ये डबल डॉट का साइन लगाते हैं और ये बेटा आपके लिए बन जाता है समानुपात। बेटा समानुपात का मतलब ये होता है कि इन दोनों का रिलेशन और लास्ट दोनों का रिलेशन सेम है। अब दोस्तों यहां समझने वाली बात ये है कि 5 और 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 बनेगा। आप कहोगे जी हाँ सर 20 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा इस 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 बनेगा। हाँ सर ये बात तो सही है। तो यहां से बच्चों अपने पास एक नियम बनकर आ जाता है जिसका नाम होता है B गुणा C बराबर A गुणा D। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बेटा अगर कोई नंबर, अगर कोई 4 संख्याएं इस प्रकार प्रोपोर्शन में दी जाती हैं, A B C D अगर प्रोपोर्शन में है, अगर समानुपात में है, तो इसका मतलब ये होता है कि A और B का रिलेशन C और D का रिलेशन एक जैसा है और इनको हम समानुपात बोलते हैं। तो B गुणा C इज इक्वल टू A गुणा D, मतलब कि दोस्तों मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई दोस्तों? थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको समझ में आया? हाँ, आज मैं आपको प्रोपोर्शन पर बेस सारी बातें बताऊंगा डिटेल में। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बोल दिया ए और बी, सी और डी, ए और बी, सी और डी, ए और बी, सी और डी, ये कोई 4 नंबर है, ये कोई 4 संख्याएं, 4 नंबर है। और बेटा मैंने ये बोला कि दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शनल। ये नंबर क्या है बेटा? समानुपाती हैं। मतलब बेटा ये नंबर समानुपात में हैं। ये बात आपको एग्जाम में दे दी गई कि दीज नंबर आर बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन। ये दोस्तों सारे नंबर है ना, ये समानुपात में है। आपने कहा ठीक है। तो समानुपात में आने का मतलब यही हो गया कि ए और बी का रिलेशन, सी और डी का रिलेशन एक जैसा है। तो यहां दोस्तों जो कंक्लूजन आपको समझना है, कंक्लूजन वो B इंटू सी बराबर A इंटू डी होगा। दोस्तों इन चारों में से कोई एक नंबर अगर गायब कर दिया जाए और बाकी के 3 आपको दे दिए जाए ना, तो उसे आप ईमानदारी से ज्ञात कर पाओगे। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 8 और 10 का रिलेशन वही है जो किसका? 20 से। बेटा 8 और 10 का रिलेशन वही है जो किसका? 20 से है। तो बेटा आप मुझे बता दीजिए इस वाले पॉइंट पर 16 बनना चाहिए। भाई नियम बड़ा इजी है, 10 गुणा x बराबर 8 गुणा 20। 1 0 से 1 0 कट दीजिए दोस्तों, x का मान 16 बनेगा। क्या थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए ये बात आप जानते हैं कि रेशो को बेटा अपन बटा में बोल सकते हैं। मैं a बटा b बराबर c बटा d कह सकता हूं। अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी तो a गुणा d बराबर b गुणा c तो आता। यही तो नियम मैंने आपको बताया था, कोई अलग बात तो मैंने बताई नहीं बेटा आपको। अगर बटा में लिखा जाए तो बटा में लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और मतलब कहने का ये, चारों में से कोई तुम्हें एक चीज ज्ञात करनी हो
तुम ज्ञात कर सकते हो। ए, बी, सी, डी। ये बेटा प्रोपोर्शनल की बात हो गई, ये बेटा एक फॉर्मूले की बात हो गई, ये एक कंसेप्ट की बात हो गई, ठीक है। यहां आपको एक बात समझ है दोस्तों, ए है ना, ए, इसका नाम होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथम समानुपाती। बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रथम समानुपाती। बेटा बी है ना, बी, इसका नाम होता है सेकंड प्रोपोर्शनल। सेकंड का मतलब द्वितीय समानुपाती, ये दूसरा टर्म है बेटा। सी का मतलब बेटा तृतीय, थर्ड प्रोपोर्शनल। और बेटा डी का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल। या आप बोलेंगे चतुर्थ प्रोपोर्शनल, एक ही बात है। हिंदी और इंग्लिश किसी के टर्म बेटा पढ़ सकते हैं, तो आपको ये तो बड़ी आसान सी बात पता ही होगी। ये चार चीजें भैया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मान सकते हैं। ये चार चीजें बेटा आ गई, और लॉजिक आपको ये समझ में आया, टर्म आपको ये समझ में आ गया कि B इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी। बी और सी का मल्टीप्लाई ए और डी के मल्टीप्लाई के इक्वल है। बी और सी का मल्टीप्लाई ए और डी के इक्वल है।
मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। सुनो, जैसे बेटा मैंने आपको एक सवाल दिया, बहुत बेसिक से बताऊंगा, लेवल पूरा खिलाऊंगा, पूरा लेवल अच्छे से। नमस्कार रूपक, नमस्कार। कि निम्न में से कौन सा अनुपात एक सही समानुपात है? बेटा करेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है? देखिए मैंने आपको अभी अभी ये बात बताई दोस्तों, मैंने आपको एक बात अभी अभी समझाई है कि करेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? बेटा वही होता है जिसमें बीच का मल्टीप्लाई और बाहर का मल्टीप्लाई एक जैसा हो। बीच का मल्टीप्लाई और बाहर का मल्टीप्लाई एक जैसा हो बेटा। तो आप अगर ऑप्शन पे जाएंगे, 16 निमा 144, 12 144, ये बात वेरीफाइड है बेटा। ये सेम चीज किसी और में फॉलो नहीं होती। जैसे देख लो, ग्यारह पंजा 55, 13 चौका 52 नहीं बन पाएगा बेटा। 45 गुना 13 लास्ट में 5 आएगा। 24 गुना 3 लास्ट में 0 आएगा, नहीं बन पाएगा। 5 दूनी 10, 15 नहीं बन पाएगा। तो केवल ऐसा एक ही ऑप्शन है। प्रोपोर्शनल की बात अगर चेक करनी हो बेटा तो आप देख सकते हैं। और वैसे भी बेटा आप लोगों को ये बात पता है कि 12 और 9 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो 4:3 लिख सकते हैं। 16:12 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4:3 लिख सकते हैं। ये आपके प्रोपोर्शनल की जानकारी होगी बेटा। आप सवाल को इस प्रकार से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। काफी इजी, काफी आसान, काफी सिंपल था ये। है ना बेहतर बात? चलो, कोई बेटा कंफ्यूजन नहीं है? एक बार के लिए प्लीज बेटा कमेंट में आंसर मत दीजिए। एक बार कमेंट में आंसर मत दीजिए, सिर्फ बातों को अंडरस्टैंड करने पर ध्यान दीजिए। आज मैं आपको पार्ट नंबर 2 बेटा पूरा करवाने वाला हूं, तो पूरा पार्ट नंबर 2 समझना ध्यान से इजीली।
बेटा मैंने आपको एक डिग्री वाली बात बताई थी, बेटा मैंने आपको एक डिग्री वाली बात बताई थी, तो वो चीजें मतलब सारी बातें ध्यान रखना, उनमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्या बता दूं भाई दी, क्या बताऊं? डिग्री क्या होता है ये बताऊं, ऐसा कह रहे हो क्या? सुनो बेटा, 2 और x का वही रेशो है जो 4 और 8 का है। 2 और x का जो रेशो है वही रेशो 4 और 8 का है। तो आप मुझे सिंपल बेटा इतनी बात बता दीजिए, इस पॉइंट पर 4 आना चाहिए। पेन उठाने की बात नहीं करनी बेटा, आपको ये चीजें लिखनी थोड़ी है। आप ऐसा थोड़ी करोगे एग्जाम में कि x इंटू 4 बराबर 2 गुणा 8, है ना, फिर ये काट काटोगे, x का मान 4 आ गया। ऐसा काम थोड़ी करना है भाई, ये जो माइंड में हो गई। तो इनका रेशो 1-2 है, तो इधर भी 1-2 बनेगा, 4 बनेगा। मतलब दोस्तों x की वैल्यू आपके सामने 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो क्या y की वैल्यू 6 बनेगी बेटा? अगर x की वैल्यू 4 बनेगी तो y की वैल्यू 6 बनेगी ना बेटा। 4 और 6 का रिलेशन हो गया, सिंपल। बहुत इजी वाली, बहुत बेसिक वाली बात चल रही है अभी। तो हम इस पर बढ़िया बढ़िया लेवल बताएंगे। हम इस बात को आगे से आपको तरीका और बताएंगे। विकास भाई मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका भाई, चिंता मत करो, मैं उस पर काम कर रहा हूं, बहुत जल्दी अपडेशन दे दूंगा भाई। एक बार में बेटा कमेंट पढ़ चुका हूं मैं आपका। जितने बच्चे रेशो टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बेटा, उनको ये बात समझ में आई? कई बच्चे बोलते हैं सर ये सवाल समझ नहीं आया। अबे तुम लोगों को थोड़ा बहुत कोई पता भी है चीजों के बारे में? अगर मैं तुमको ये कहता हूं कि x और y का रेशो 2:3 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू ज्ञात करो, क्या तुम ये इतनी सी बात भी ज्ञात नहीं कर सकते क्या? जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ है तब से तुम्हें बताया था कि भैया x और y में 2:3 का अनुपात है। x की वैल्यू अगर 4 है, y को ज्ञात नहीं कर सकते क्या? 4 के बटा में 2 लिखकर 3 से गुणा कर लो, ऐसे कर लो भाई। अगर इतने भी दिमाग में बेटा बात माइंड में नहीं आ सकती ये बात? क्या बेटा ये काम आप दिमाग में नहीं कर सकते कि 2 की जगह आपने 4 लिखा है तो 3 की जगह 6 तो आएगा? अब ये थोड़ी है बेटा इतने छोटे से तुम लिखा करो 4/2 गुणा 3 करो तब काम कर पाओगे यार, है? अब सुनो, जितना मैंने आपको बताया बेटा उतनी बात पे गौर करना। a अनुपात b समानुपात b अनुपात c आपको सवाल में दिया है बेटा, इज इक्वल टू दिया है या आपको समानुपात दिया है, बात एक ही होती है, ये बराबर होते हैं बेटा। इस चीज का मतलब मुझे बताना, b² बराबर ac होता है क्या? मैंने बताया था ना कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल।
बीच के स्टेप का मल्टीप्लाई, बाहर का मल्टीप्लाई। बेटा दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो b की पावर 4 का मतलब a स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा क्या? बताना एक बार। b की पावर 4 की वैल्यू a स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगी? जी हाँ, हमको क्वेश्चन में पूछा गया था a4 b4। अब दोस्तों b की पावर 4 का मान रख दें, हमारे पास b की पावर 4 की वैल्यू है, मैंने पुट कर दी सवाल में। क्या ये पावर 2 से पावर 2 कट जाएंगे? आपके सवाल का रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर c स्क्वायर का रेशो। दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे आप लोगों को मैं प्रपोर्शन का बिल्कुल बेसिक वाला कंसेप्ट बता रहा हूं। ये बता रहा हूं भैया कि बीच के पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म, दोनों का गुणा करना है और कोई दिक्कत नहीं है और कोई समस्या नहीं है। अगर कभी भी आपके पास कोई भी चार संख्याएं हो w, x, y, z, अगर ये बेटा समानुपात में बोल दिया जाए ना तो आप x y इज इक्वल टू w z मानेंगे। बेटा x y बराबर w z मानेंगे, बीच के नंबर का मल्टीप्लाई बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई आएगा। सीधी सी बात है, आसान सा टर्म है। एक बालक कमेंट करता है, कह रहा गुरुजी a की 4 कहां से आया? बेटा इसके लिए ना हमें एक्चुअली सवाल पढ़ना पड़ता है। बेटा आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें, बेटा उसके लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि आप लोग सवाल पहले देखें। बेटा ईश्वर ने बेटा आंखें बख्शी हैं, तो बेटा वो आंखें ठीक से खुलनी चाहिए और सवाल आपको दिखना चाहिए। अब अगर तुम एग्जामिनर की बात पे ही आपत्ति करो कि तुमने 4 क्यों लिखा, फिर तो भैया बंटा धार हो गया, फिर तो सवाल करना ही बेकार है। होते हैं लोग बेटा बिना पढ़े आंसर देने की बात। सुनो भाई, अब बेटा मैंने कुछ इजी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं सवाल में। देखो ये अगर 12, 21, 8 का तुमसे चतुर्थ पूछा है, फोर्थ, तो अगर तुमसे चतुर्थ पूछा है ना तो आप बेटा ये चीज अंडरस्टैंड करना कि ये तीनों नंबर ऐसे हैं। मेरी बात को समझो बेटा, अगर आपसे फोर्थ पूछा ना तो आप समझ लेना कि बाकी तीनों एक कंजुगेटिव प्रोपोर्शन में है। बेटा ये टर्म मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आपको इतना बार बार लिखने की नीड नहीं है। आप इन सवालों को इमीडिएटली करने की कोशिश करेंगे। 21 गुणा 8 बटे 12 करना पड़ेगा। बेटा 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटूंगा 7 बनेगा। 14 इज द करेक्ट आंसर। बेटा हम इन सवालों पर अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये चीजें बेटा बताने के लिए मैंने, आप जानते हैं अपनी शीट में एक एक टाइप के खूब सारे सवाल मिलते हैं, ताकि साथ साथ उन पर आप प्रैक्टिस कर पाए, उन पर अपना अभ्यास कर पाए। ठीक, जैसे दोस्तों अब ये सवाल आपके सामने आया ना तो आपको केवल इतना लिखना था 21 गुना 8 बटे 12, बस केवल इतना सा लिखकर आपको उत्तर ज्ञात करना था। ये एक्स वैक्स बेटा लिखना नहीं है, ये एक्स वैक्स आपको लिखना नहीं है, ये केवल मैंने आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए बताया था, बाकी कोई इस पे टिपिकल जोन नहीं है। क्या बेटा आप तक मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही? क्या वॉइस ब्रेक का कोई इशू आ रहा है? क्लियर है? तो बेटा जिन लोगों के पास आवाज ठीक नहीं आ रही बेटा वो एक बार रिफ्रेश कर ले, बेटा एक बार क्लास को बंद करके दोबारा स्टार्ट कर ले, तब हो सकता है आवाज थोड़ी अच्छे से आ जाए। सुनो, अब बेटा मैं इस सवाल को एक लाइन क्या एक पॉइंट में लिखूंगा तो 8 गुणा 15 बटे 6 करना पड़ेगा। बेटा सिर्फ इतनी सी बात है। 20 तुम्हारे सवाल का उत्तर आया। सारे बच्चे जितने लाइव मुझे बताइए, क्या आप लोग भी इनके उत्तर ज्ञात कर पा रहे हो ना? बेटा आप लोग भी इनके उत्तर ज्ञात कर पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है कहीं कि जिन्होंने 2-4 बच्चों ने 20 कमेंट किया तो आपने भी 20 कर दिया। ठीक है, ईमानदारी बेटा होनी चाहिए। अरे बेटा ये पोल के लायक सवाल नहीं है, जब पोल पे बात आएगी तो पोल भी दिए जाएंगे। 24 गुना 30 बटे 18 करना है बेटा। चतुर्थ की बात पूछी है तो बीच वाले का गुणा करके फर्स्ट वाला बटा में करना है। 6 से काटूंगा 3, 6 से काटूंगा 4, 3 से काटूंगा 10, उत्तर बनेगा 40 बेटा, खत्म बात।
और वैसे भी आपको देखो अगर ये सब लिखोगे बेटा माइंड में ये बात देखो ऐसे पता होनी चाहिए ना। सुनो, इन दोनों को काटूंगा तो रेशो बनेगा 3:4 और इधर भी अगर 3:4 आना चाहिए बेटा, यहां 40 बनना चाहिए ना। डायरेक्टली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, डायरेक्टली ये बात बेटा मस्तिष्क में क्लियर होनी चाहिए। मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं बेटा, अच्छे सवाल अभी बाकी हैं, अच्छे सवाल अभी आगे आएंगे। अभी केवल ये पॉइंट आपके सामने मजबूत किया जा रहा है। ऐसा अगर 21 से काटोगे 9 बार कटेगा, 21 से काटोगे बेटा 21 से कम 21 तिया 63 और 9 से काटोगे 17 बार कटेगा। 2 to 1 इज द राइट आंसर बेटा। यूनिट डिजिट से कर लीजिएगा, 7 तिया 21, लास्ट में 1 आएगा, एक ही ऑप्शन था, डन। 7 सवाल तो आपने बड़ी क्विकली कर लिए, 7 सवाल तो आपने बहुत तेज गति में कर लिए, तुरंत 7 सवाल आपके हो गए क्लियर 1 सेकंड में, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी सर। पॉइंट की बात आ जाए चिंता मत करना, ये तो आपके लिए ऐसे ही कंफ्यूज करने को दिया जाता है। 0.21 गुना 8 बटे 0.12 क्या बेटा, ये दोनों पॉइंट से दोनों पॉइंट काट दिए जाए, ऊपर नीचे पॉइंट 2-2 स्थान के बाद था तो चिंता की बात नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटोगे 7, उत्तर आ गया 14। 0.18 आंसर बनेगा इसका। देखो बेटा एक ही प्रकार के कितने सवाल आ गए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चतुर्थ क्या, अगर पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, तो आप लोगों को तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर कभी कोई भी 4 टर्म प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो B और C का मल्टीप्लाई A और D का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक इस टॉपिक का आसान सा नियम था। चलिए लॉक कर दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम चीजों से। बेटा मैंने आपको लिख कर दिया 4 और 8, 4 और 8, क्या इसका रेशो बताओ बेटा 1:2 बन जाएगा? क्या इसका रेशो अगर सॉर्ट आउट करूंगा 1:2 बन जाएगा? अब मैंने एक नंबर लिखा 8 और 16, 8 और 16 का रेशो भी 1:2 बन जाएगा। हाँ, तो ये चीजें भी आपस में प्रोपोर्शनल हो गई क्या? क्या ये चीजें भी आपस में प्रोपोर्शनल हो गई? तो बेटा अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, देखो इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया 8 गुना 8 और बाहर का मल्टीप्लाई 4 गुना 16। क्या ये बात इक्वल बन रही है? क्या ये बात इक्वल बन रही है? बनेगी क्यों नहीं सर, जब प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज है इक्वल तो बनना ही पड़ेगा। तो यहां से मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा कि A B C, अगर कभी इस प्रकार की बात आए बेटा, अगर कभी इस प्रकार की बात आए तो इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि B² बराबर AC होगा। लेकिन गौर कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन में ना टर्म केवल 3 यूज हुई हैं। A आया है, B आया है, C आया है। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोले कि इफ A B C आर प्रोपोर्शनल, यदि A B C समानुपाती है। देखो बेटा अगर 3 चीजें समानुपाती है ना, अगर 3 चीजें समानुपाती हैं तो इसका मतलब ये A और B का रिलेशन, B और C का रिलेशन सेम है। अगर 3 चीजें प्रोपोर्शनल हैं, 3 चीजें अगर समानुपाती हैं, तो आप समझ लीजिएगा B² बराबर AC होगा। बेटा B² बराबर AC होने का मतलब यह है कि बीच के पदों का मल्टीप्लाई बराबर बाहर के पदों का मल्टीप्लाई। यानी कि दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ A B C आर इन प्रोपोर्शन, मतलब केवल 3 संख्याएं दी जाए 3, तो यहां दोस्तों जो
ए है ना, ए इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को दोस्तों बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और सी को बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं मध्यानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। मतलब अगर केवल तीन चीजें हैं ना, तीन, तो फर्स्ट, मीन और थर्ड कह सकते हैं। आप इसको मीन की बजाय सेकंड भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके सामने उधर मीन वर्ड का यूज करेगा बेटा, मीन। तो मीन का मतलब बीच वाली संख्या है, ए बी सी में बीच वाली बात यूज करेगा। दोस्तों आप जानते हैं ए बी सी अगर प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब मैं बी स्क्वायर बराबर ए सी बोल सकता हूं क्या? दोस्तों बी स्क्वायर बराबर ए सी बोल सकते हैं ना? आप कहोगे जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोस्तों अगर मुझे कभी ए ज्ञात करना हो, ए, तो मैं ए की वैल्यू को बी स्क्वायर बटा सी कह दूं। ए अगर कभी फाइंड करना हो तो बी स्क्वायर बटा सी बोल दिया जाए। जी हाँ। अगर कभी बेटा बी ज्ञात करना हो, बी, तो क्या रूट ए सी बन सकता है? रूट ए सी, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर ए सी था तो बी बराबर रूट ए सी। और अगर कभी सी ज्ञात करना हो, सी, तो बेटा सी का मतलब बी स्क्वायर बटा ए बन जाएगा। भाई इसको आप कोई अलग अलग फॉर्मूले के भांति याद करो, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप कोई बहुत पेचीदा फॉर्मूला पढ़ रहे हो। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर तीन संख्याएं प्रोपोर्शनल होती हैं तो ये नियम हमने 4 के नियम से निकाला है। तो वहां से बेटा b इंटू बी का मतलब बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी बन गया। अब आपको ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, डी पूछे, कोई भी बात पूछे बेटा, ज्ञात करना इजी है। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? क्या कुछ कुछ पॉइंट आपको पल्ले पड़ रहे हैं क्या? जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी अभी एक सवाल करवाया था, मैंने ये बोला कि 8x और 18 ये तीन संख्याएं प्रोपोर्शनल हैं, ये तीन संख्याएं समानुपाती हैं, तो x क्या आएगा? तो बेटा तुरंत 1 सेकंड में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि x स्क्वायर बनेगा 8 गुणा 18, x बनेगा रूट में 144। दोस्तों x की वैल्यू 12 बनेगी, ऐसे, ठीक है। और आप देखो वेरीफाई कर सकते हो बेटा, आप वेरीफाई कर सकते हो कि 8 और 12 का जो अनुपात बनेगा ना, सेम अनुपात 12 और 18 का बनेगा। ये बात हम साबित कर सकते हैं बेटा, क्योंकि इनका अनुपात भी 2-3 आएगा और इनका अनुपात भी 2-3 आएगा। ये आपका प्रोपोर्शन का बेसिक वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया। थ्योरिकल पार्ट चल रहा है बेटा, ये थ्योरी चल रही है। थ्योरी का कंक्लूजन जो आधा घंटा मैंने आपका कीमती समय लिया है, उसका कंक्लूजन हमें ये निकल कर आता है कि अगर कभी 4 संख्याएं प्रोपोर्शनल में होती हैं तो इसका मतलब होता है b गुणा सी बराबर a गुणा d। और अगर कभी कोई 3 संख्याएं a, b और c प्रोपोर्शनल में होती हैं, अगर कोई 3 संख्याएं प्रोपोर्शनल में होती हैं तो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। इससे अगर b की बात करोगे तो रूट में ए सी निकलेगा, a की बात करोगे तो बी स्क्वायर बटा सी निकलेगा, और c की बात करोगे बी स्क्वायर बटा ए निकलेगा। खत्म बात। जैसे दोस्तों ये सवाल है, अब 8x और 50 are in continued proportion, then the find the value of x। तो आपको ये पता है ना कि x स्क्वायर बराबर 8 गुना 50 बनना चाहिए, 400 बनना चाहिए, x की वैल्यू 20 आनी चाहिए। खत्म बात सर। कोई बिल्डिंग कितनी ऊंची बनती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी नींव कितनी मजबूत बनाई गई, उसका फाउंडेशन, उसका बेस कितना अच्छा बनाया गया। तो बेटा आपका इस टॉपिक को बेस आपका स्ट्रॉन्ग बने, बेस आपका बेहतर बने, ये बात बेटा कोशिश की जा रही है, ताकि आगे चलकर मुझे ये बातें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब आपको सवाल में डिमांड कर ली मीन प्रोपोर्शनल निकालो, मीन।
बेटा बोल दिया गया कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मीन का मतलब आप समझ गए ना, एक्स स्क्वायर निकालना है बेटा, 6 इंटू 24 करना है, एक्स की वैल्यू 12 बनेगी। सर 1 सेकंड का सवाल है, उत्तर अपना आ गया, डन। जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, साथ साथ पढ़ाऊंगा, ये आपको बेटा सेल्फ फाइंड भी करने हैं और बाद में इनको अभ्यास भी करना है बेटा। तुरंत इमीडिएटली देखो सवाल में थर्ड की डिमांड की गई है, ये पूछा गया थर्ड बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड क्या ऐसे निकालते हैं क्या कि 24 गुणा 24/18? अरे थर्ड के लिए b स्क्वायर बटा a आएगा। 6 तिया 18, 6 चौका 24, 3 8 24, 8 चौका 32, खत्म बात बेटा। तीसरा पूछा है, क्या उत्तर 62.5 आ गया बिना पेन उठाए? यूं सवाल को देखते ही, सवाल को सॉल्व करते ही आंसर आ गया 62.5 कि 25 गुणा 25/10 आ गया, तो 62.5 आंसर आ गया। 24 गुणा 24/9 करना है क्या? क्या इस सवाल में 24 गुणा 24/9 करना है? जी हाँ। 3 से काटोगे 8 बनेगा, 3 से काटोगे 8 बनेगा, उत्तर बनेगा 64। बेटा ये स्टार्टिंग के 15 सवाल तुम्हें ऐसे दिए गए थे जैसे तुम्हें इस टॉपिक की ABCD क्या होता है वो सिखाया जाए। 28 7 196 हलवा। चिंता मत करो भैया, हलवा आगे बहुत गर्म भी आएगा, मुंह जल जाएगा बेटा। हलवा आगे बहुत गर्म आएगा। बैंक वाले बैच में भैया, बैंक का बैच हो, SSC का बैच हो, रेशो भैया 2 दिन में कभी खत्म थोड़ी हो सकता है यार। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से काटोगे 18, 18 तिया 24। कई नालायक इस सवाल का उत्तर अलग दे रहे हैं भाई, हैं? सुनो बेटा, 3.6 और 0.9 के मध्य समानुपाती संख्या क्या है? अब मध्य पूछा है, मीन पूछा है बेटा, मीन, तो मीन का मतलब रूट में AC करना है क्या? क्या बेटा रूट में ऐसा करना है? आप कहोगे जी हाँ सर, रूट में ऐसा ही करना पड़ेगा। तो 6 यहां से आएगा और 3 यहां से आएगा, 1.8 आंसर आ जाएगा बेटा। 2.4 आंसर किसका आ रहा है भाई? अरे 0.9 से 3 बाहर निकालोगे, इससे बेटा 6 बाहर निकालोगे, 6 तिया 18। अच्छा ये सवाल देखो, इनके मध्य के 2 ज्ञात करने हैं बेटा, मेरी बात समझना। आपको 2 मीन पूछा है, 2 मीन। अब 2 मीन का मतलब पता है क्या है? A, B, C और D, ये 4 चीजें दी गई, 2 दी गई, 2 पूछी गई। अब 2 कैसे ज्ञात करूंगा? भाई देखो ये वाली संख्या 2 है, ये वाली संख्या 54 है, और आपको B और C का मान चाहिए। तो क्या दोस्तों B और C का मान वो बनेगा क्या जिनका मल्टीप्लाई 108 आएगा? 54 दूना 108 बेटा, जिनका मल्टीप्लाई 108 आएगा, क्या वही तो बीच में आ सकता है? अरे आ रही है बात समझ में? हाँ, तो बेटा 18 गुणा 6 108 होते हैं, बात डन है। लेकिन इनका गुणा 72 बनता है, इनका गुणा अलग बनता है, इनका 54 बनता है। एक ही ऑप्शन था, वही उत्तर था। अगर बेटा मीन पूछे तो मीन एक ही ज्ञात करना होता है, और अरे एक ही बात है भैया, मध्यानुपाती मध्य एक ही बात है, अलग नहीं है। ऑप्शन से भी हो जाएगा अमन बेटा, ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन से ही होगा। आप कह रहे हैं ना ऑप्शन से भी होगा, ऑप्शन से भी नहीं, ये ऑप्शन से ही होगा। हमें बीच के 2 ज्ञात करने हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वल बनाना चाहिए, जैसे समझो। अब ये सवाल है, आपको चतुर्थ अनुपाती पूछा है। चतुर्थ बेटा, चतुर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 1 बन जाएगा। आपने कहा सर 1 कैसे बनेगा? बेटा सुनो मेरी बात, पहला टर्म तो ये था, सेकंड टर्म ये था x + y,
थर्ड टर्म है x माइनस वाई और फोर्थ टर्म है ज्ञात करना है। सही बात। ये बात आप जानते हैं कि बीच का मल्टीप्लाई, बेटा बीच का मल्टीप्लाई तो ये बनेगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, बराबर है बाहर का मल्टीप्लाई x का स्क्वायर y का स्क्वायर गुणा गुणा क्या, ये पूछेंगे। बेटा ये जो चीज होती है, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो इससे ये एलिमिनेट हो गया और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया? 1। मेरी कोशिश बेटा उन लोगों को समझाने की ज्यादा है जो ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं और अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। बेटा डायरेक्ट मैं आपको टिपिकल सवाल नहीं करवाना चाहता, काफी अच्छे काफी बढ़िया सवाल करवाना चाहता हूं ताकि बेस बनता जाए, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। टॉपिक एक बार ही पढ़ा जाएगा और एक बार पढ़कर ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ऐसा हम चाहते हैं। बेटा सुनो, तृतीया पूछा। तृतीया बेटा बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो बीच वाले का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा बराबर ए। दोस्तों ए का मतलब है एक्स बटा वाई प्लस वाई बटे एक्स, और सी की जगह चलो एक बार सी मान लेते हैं, ये तुम्हें ज्ञात करना है। यही बात है बेटा। आप कहोगे जी हाँ सर। बेटा इनका अगर एलसीएम लूंगा एक्स वाई बनेगा, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा और मल्टीप्लाई में आपका सी तुम्हें फाइंड करना है। क्या प्यारे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा और सी का मान एक्स वाई बन जाएगा क्या? यही तो आपको फाइंड करना था बेटा। यानी कंसेप्ट तो वही है, डेटा थोड़ा कई बार अच्छा यूज कर लिया जाता है। बेटा इस शीट में टोटल 50 सवाल मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। बेटा पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, क्या वो 20 तो सबको क्लियर है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल की क्लास में मुझे ये 20 सवाल भी रिपीट करने पड़ जाए। कहीं कल को आप आ जाओ कि सर वो शीट का 8वां 9वां 12वां 18वां 22वां नहीं हुआ, एक बार रिपीट कर दो। ठीक है भाई, सिर्फ सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर बराबर ए सी की बात चल रही है, कोई बात नहीं। बेटा इस सवाल में क्या बोला? तृतीयानुपाती, थर्ड। बेटा थर्ड देखो मेरी बात समझो यार, अगर तुम्हें 3 संख्याएं दी गई, थर्ड पूछा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। अब अगर सी तुम्हें ज्ञात करना है, बेटा सी तुम्हें ज्ञात करना है तो बी स्क्वायर बराबर ए करना चाहिए ना? क्या बी स्क्वायर बराबर ए करना चाहिए? आप कहोगे हाँ, तो बेटा इसका स्क्वायर करूंगा ए माइनस बी का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है क्या भाई? है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। ऊपर तो एक बात ऐसे ही रहने दो, नीचे वाली चीज को बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। एक बार a माइनस बी से एक बार a माइनस बी कट जाएगा। हाँ, तो बेटा ऊपर क्या बन गया? a माइनस बी बटा में क्या बन गया? a प्लस बी। दिस इज योर थर्ड प्रोपोर्शनल बेटा, ये आपका तीसरा प्रोपोर्शनल आएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। हो गया क्लियर? अरे बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले अलजेब्रा के यूज कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेचीदा बात चल रही है। बेटा अभी तक तो कहानी बहुत ही सिंपल चल रही है, अभी तक तो कहानी बहुत ही प्यार वाली चल रही है। बेटा अब सुनो भाई, बेटा मध्यानुपाती पूछा है, प्लीज एक बार के लिए वेट कर लीजिए। देखो बेटा ना ऐसे नुक्ताचीनी मत किया करो, सर ये एग्जाम में आया था क्या, ये पेपर में आएगा क्या, ये एग्जाम में आएगा क्या। भैया सारी चीजें सारे एग्जाम के लिए जरूरी है, इसीलिए करवा रहा हूं यार। ये हर एक बात दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम का बेटा मैंने कंटेंट लिया है और सारी बातें जरूरी हैं, यही समझ के पढ़ो बेटा। ऐसे नखरे मत किया करो कि ये समझें कि नहीं समझें, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। भैया आएगा का। बेटा एक बात बताओ, मध्या पूछा है, मध्या यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ये बात पता है? बी का मान क्या रूट में ए सी बनता है क्या? ये चीज होती है क्या? ये बात होती है ना? ये बात आपको अंडरस्टैंड रखनी है, बार बार लिखना नहीं है, पता लग जाना चाहिए एक ही बार में। अब पहली बात ना थोड़ा इसको इजी रखो बेटा,
पहले थोड़ा ये टर्म तो समझो एक बार। ये रूट 200 है, रूट 200 बिना मतलब तुम्हें परेशान किया गया। बेटा मैं रूट 200 को क्या 2 गुणा 100 नहीं मान सकता? अरे ये 200 को 2 गुणा 100 मान सकता हूं, यानी 100 से 10 बाहर आ जाएगा। क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूं क्या? भाई 200 में से 2 गुना रूट 100 मान लिया, 100 में से 10 तो बाहर आएगा ना रूट के। हाँ तो बेटा इनमें से 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा तो 3 प्लस 2 रूट 2 कह सकते हैं। किसी को ये बात में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ये जो बेटा फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म, ये बेटा फर्स्ट टर्म है, इसको मैंने लिख दिया इस प्रकार से, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने डेटा ऐसा दिया, अपन ने अपने हिसाब से इजी कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड बात पे। 27 माइनस रूट के अंदर 648। बेटा ये 324 का डबल है क्या? क्या आपको पता है 324 का डबल है? और ये बातें कैसे समझ में आएंगी? जब तुम्हें थोड़े बहुत स्क्वायर आते होंगे, जब तुम्हें स्क्वायर के बारे में आइडिया होता होगा। 27 माइनस 18 रूट 2 बनेगा। 27 माइनस 18 रूट 2 बनेगा। 18 का बनता है स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर बनता है 324। यानी बेटा 9 इनमें से कॉमन आएगा 9, तो अंदर क्या बनेगा? 3 माइनस 2 रूट 2 बनेगा। क्या डेटा तुम्हें इस प्रकार से दिया गया? ये डेटा तुम्हें एडजस्ट करना आना चाहिए था। समझ गए बात? मतलब दोस्तों आपके सवाल में ये जो वैल्यू है, क्या ये एक ही वैल्यू है? क्या एक ही, मतलब पहला टर्म तो ये है, और ये बेटा वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है सी की। ये दोस्तों सी की वैल्यू है। थर्ड टर्म दिया, बी चाहिए, बी मिडल वाली बात चाहिए बेटा, मिडल वाली बात चाहिए। तो रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ऐसा, और ये 9 के अंदर 3 माइनस 2 रूट 2। अगला स्टेप तुम्हें समझाऊं उससे पहले मुझे बता दो, क्या ये इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? हाँ बेटा, अलजेब्रा का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी कहीं अगर लिखा जाता है तो मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ तो बेटा देखो, मैं आपको एक आसान टर्म बता रहा हूं। 2 रूट 2, एक तो ये लिखा हुआ है, और 3 माइनस 2 रूट 2, एक ये लिखा हुआ है। ठीक, अब ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर कह सकता हूं क्या? अगर आपको दिक्कत नहीं आए तो। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 4 दूनी 8 बनता है, यानी इस चीज की वैल्यू 1 बनती है। ये वाली चीज बेटा a के इक्वल आनी चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर जिस चीज की वैल्यू बननी चाहिए 1। मतलब आपके सवाल में जो बेटा ये वाला कंटेंट था, इतने वाला, और ये वाला कंटेंट था, क्या दोस्तों इन दोनों की वैल्यू 1 बन गई क्या? अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 1 बनेगा। 1 क्यों बनेगा अभी डिटेल में करके बताया था दोस्तों। 5 गुणा 9 45, क्या 9 में से 3 बाहर निकाल लो बेटा, 9 में से 3 बाहर निकाल लो, 3 रूट 5 उत्तर बनेगा। 3 रूट 5 इज द राइट आंसर। काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया सवाल दोस्तों। पहले मैंने देखो काफी सिंपल क्वेश्चन लिए थे जिनमें डेटा बड़ा सिंपल था। मेरी कोशिश ये थी कि आसान वाले डेटा पर आपको ये बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए बराबर बी स्क्वायर बटा सी, या बी बराबर रूट ए सी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, फिर हम अपने डेटा को समझ पाए, फिर अपने सवाल को लगा पाए। बेटा 22 नंबर सवाल की थोड़ी बहुत बात तो समझ में आ गई, बाकी कोई बात नहीं। आप बेटा इसको एक बार रिपीट करेंगे ना। मैंने कहा था क्लास को कम से कम 2 बार देखा करो बेटा, क्लास को कम से कम 2 बार देखा करो, तब जाकर आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। भाई सौरभ बेटा छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर क्वेश्चन पे आपका ये रहता भैया, आप पिछली क्लास से करते आ रहे हो कि सर नहीं कंफ्यूज्ड हूं। भैया जितने बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो। मैंने तो आपको यार एक एक चीज प्रॉपर लिखकर बताई है भैया, इससे ज्यादा डिटेल में तुम्हें कोई बता नहीं सकता
कि बेटा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी कहां लगाया है, ये बात भी बेटा आपको लिखकर बताई है, ये पॉइंट भी आपको लिखकर बताया, इस फॉर्मूले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखकर बताया बेटा, एक एक स्टेप पूरा सॉर्ट आउट करके बताया है। अब फिर भी नहीं समझ पा रहे तो बेटा क्या कर सकता हूं बताओ यार, इतने ज्यादा क्वेश्चन इतने धीमे इतने प्रकार से नहीं मिलेंगे भाई साहब, कभी नहीं मिलेंगे। ये फालतू के नखरे हैं तुम्हारे कि मैं समझ नहीं पाता हूं। और मुझे प्रॉब्लम बेटा रिपीट करने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस स्टेप पर हम बातें बताते हैं और वहां डाउट नहीं है तो वहां नहीं बोलेंगे, जब पूरा सवाल कर लेंगे बातें डन हो जाएंगी तब कहेंगे रिपीट बता दो। अरे रूट निकालने की ट्रिक भैया, तुम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ये 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ये भी नहीं आते क्या? 324 जो होता है ये 18 का स्क्वायर है, ये इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती बेटा यार। सुनो भैया, ऐसी दो संख्याएं अनुपात करो जिनका मध्याह्न अनुपात 16 है बेटा, मीन प्रोपोर्शन तो 16 है और थर्ड प्रोपोर्शन कितना है 1024। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देखो क्या पूछा गया, फाइंड टू नंबर सच एज देयर मीन प्रोपोर्शनल 16 और थर्ड प्रोपोर्शन 1024। बेटा आप केवल और केवल फोकस करो मीन पर, पहले मीन। आप बताओ बेटा 4 और 32 का मीन 16 बन जाएगा ना? अरे सिंपल सोच के बता दो, 4 और 16 और 32 लिख सकता हूं। दीपू कह रहे हैं नहीं बन पाएगा, ये देखो बेटा बात सही है। अरे राइट कहां है भाई, 4 16 का अनुपात बन रहा है 1:4, 16 32 का अनुपात बन रहा है 1:2। अरे बेटा ये कोई अनुपात सेम थोड़ी है। मीन प्रोपोर्शनल तुम्हें समझ में आ गया ना, मीन क्या होता है? बीच की संख्या भैया, बीच की संख्या 16 बननी चाहिए, तो 4 और 16 और 32 में सेम थोड़ी है। आप इस पे आ जाओ, अगर मैं 4 और 16 और 64 लिखता हूं बेटा माइंड में, क्या ये भी 1:4 है, ये भी 1:4 है, बात बन जाएगी? क्या ये भी याद है आपको? बस हो गया। जब आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल आना चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल बनना चाहिए, तो मीन प्रोपोर्शनल 16 किसका बन रहा है? केवल बी वाले का बन रहा है। आप गुणा भी कर सकते हो, आपको पता है बी स्क्वायर बराबर रूट AC, बी स्क्वायर बराबर AC होता है, बी बराबर रूट AC बनेगा, तो A और C का मल्टीप्लाई करके रूट बनाना बेटा। इनका गुणा करूंगा 256 और 256 का रूट करूंगा तो 16 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बालक कह रहे गुरुजी ये मल्टीप्लाई तो यहां भी फॉलो हो रहा है। कई बालक कह रहे हैं कि इनका मल्टीप्लाई भी 256 बन रहा है, तो सर आप ये चेक क्यों नहीं करेंगे? चेक करेंगे ना भैया, क्यों नहीं करेंगे? अभी तक तो आपने आधा ही सवाल किया है ना बेटा, अभी तक तो आपने आधा ही सवाल किया है, लेकिन आगे तृतीय और दिया हुआ है। बात को समझो, एक सवाल में 2-2 टर्म दिए हुए थे बेटा। 64 और 8 का मल्टीप्लाई 256 बनता है क्या? 64 और 8 का मल्टीप्लाई 256 बनता है क्या? नहीं बन सकता, तो ये भी उत्तर नहीं बनेगा। लेकिन 32 और 8 का मल्टीप्लाई 256 बनता है, ये भी उत्तर बन सकता है। सिर्फ आप मुझे इतना बता दो बेटा, मीन प्रोपोर्शनल की बात से आपका ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गया क्या? बेटा ऑप्शन ए और सी आपका आउट हो गया क्या? ए और सी की बात आपकी आउट हो चुकी है क्या? एक ही सवाल में 2 कंक्लूजन कर दिए। अब दोस्तों मैं जाता हूं थर्ड प्रोपोर्शनल पे। बेटा अभी अपन कहां जाएंगे? आप कहेंगे सर अब आप थर्ड ज्ञात करो। अब मैं थर्ड प्रोपोर्शनल जब ज्ञात करने जाऊंगा तो मेरे को थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए 1024। सुनो, इन दोनों का थर्ड कैसे निकालोगे? बेटा इन दोनों का थर्ड निकालेंगे 64 गुना 64/4 करके। और इनका थर्ड कैसे निकालेंगे? इनका थर्ड निकालेंगे 32 गुना 32/8। अरे ऐसे तो निकालते हैं, बी स्क्वायर बटा ए से तो निकालते हैं थर्ड। हाँ, ये काटूंगा 16 बार, 6 चौका 24, इससे 1024 बन जाएगा। ये काटूंगा 4 बार बेटा, 64 128 बनेगा। ये संभव नहीं है, उत्तर केवल बी आएगा, उत्तर केवल बी आएगा। इस सवाल में 2 कंडीशन थी,
दो अलग अलग बातें थी, दोनों अलग अलग बातों को आपने सॉर्ट आउट करना है, दोनों बातों को आपने अलग अलग समझना है। फिर बेटा मैं आपको एक बार नियम रिपीट कर देता हूं कि देखो ए बी सी, अगर कोई तीन संख्याएं प्रोपोर्शनल में है तो बी स्क्वायर का मतलब होता है AC, यानी बी का मतलब आता है रूट AC, और बी का नाम होता है मीन प्रोपोर्शनल, बी को बोलते हैं मध्यानुपाती। अगर C ज्ञात करना हो, C ये बी स्क्वायर बटा A होता है बेटा, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय प्रोपोर्शनल, तो बी स्क्वायर बटा A होता है। ये बात आपको क्लियर है ना? ये बात मैंने बहुत डिटेल में बहुत प्यार से बताई है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। दोस्तों मैं ये सवाल देखो आपको बता रहा हूं, रिपीट करने के लिए बात समझो। कह रहा दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 16 है। बेटा मीन का मतलब अगर 16 है ना, यानी बी की वैल्यू अगर 16 है तो ए सी का मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर बनना चाहिए क्या? ए सी का फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर बनना चाहिए, तो 256 के इक्वल आना चाहिए। बेटा इनका गुणा 256 नहीं बनता, इनका गुणा भी 256 नहीं बनता, ये दोनों ऑप्शन तो अपने आउट हो गए थे। अब आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी और डी में से कैसे देखें, तो तृतीय अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तृतीय अनुपात क्या होता है? सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए, सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। तो आप वैल्यू पुट कर लो, जिससे 1024 बनता हो वही तुम्हारा उत्तर है। 64 गुणा 64 बटे 4 करूंगा, ये 16 बार कटेगा, यकीनन 1024 बनेगा, यही उत्तर है। सवाल नंबर 23 आपको समझ में आया? केवल इजी इजी क्वेश्चन करके बेटा अंधकार मत जियो, लेवल बढ़िया पढ़ो, हर प्रकार की बात पढ़ो। थोड़ा बहुत पढ़ने में कष्ट भी होगा, लेकिन भैया एग्जाम के लिए जरूरी है। हर चीज आपके लिए कंफर्ट हो ऐसा नहीं होता बेटा, हर चीज आपके लिए कंफर्ट हो ऐसा नहीं होता। सुनो बेटा, मिडल अनुपात 12 है, मध्य अनुपात कितना है? 12। तो आप बताओ दोनों नंबर का ए और सी का मल्टीप्लाई 144 आना चाहिए क्या? बेटा ए और सी का मल्टीप्लाई 144 आना चाहिए। बोलो भैया, ए और सी का मल्टीप्लाई 144 आना चाहिए। 24 या 72 ये कभी उत्तर नहीं हो सकता। हाँ, इनका बन रहा है 144, 48 गुणा 6 144 नहीं होता, इनका बन रहा है 144। क्या बताओ उत्तर बी और डी में से एक आएगा क्या? इतना बता दो, बी और डी में से एक आंसर आएगा। अब आप कहोगे जी मैं थर्ड भी चेक करूंगा, यानी कि तृतीय। बेटा इसमें अगर तृतीय निकालेंगे तो 48 गुणा 48 बटे 3 करना पड़ेगा, 48 गुणा 48 बटे 3 करना पड़ेगा, और इसमें 24 गुणा 24 बटे 6 करना पड़ेगा। दोनों प्रकार की बातें समझो बेटा, दोनों प्रकार के पॉइंट समझो। अब इससे तो ये कटेगा बेटा 16 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 768 बनेगा। मैंने गुणा नहीं किया, मैंने इकाई के अंक से लास्ट में 8 बनेगा, मैं समझ गया। और इससे तो 96 बनेगा बेटा। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल बी रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23 और 24 बिल्कुल एक जैसे हैं। 23 बेटा मैंने आपको करके बताया, 24 मैंने करके बताया, क्या समझ में आया? पूरा आ गया? आएगा क्यों नहीं भाई? एक बार और देखो बेटा, मध्य अनुपात 8 है, मध्य अनुपात 8 है, तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई 64 आना चाहिए क्या? बोलो बेटा, मल्टीप्लाई 64 आना चाहिए क्या? आप कह रहे गुरु जी 8 चौका 32 उत्तर नहीं हो सकता, 16 8 128 उत्तर नहीं हो सकता। या तो उत्तर सी है या उत्तर डी है, या तो उत्तर सी है या उत्तर डी है। अब इनमें से वेरीफाई करने के लिए थर्ड ये बनना चाहिए। बेटा अगर तुमने ये ऑप्शन ले लिया, इसमें तो 8 गुना 8 बटे 8 करोगे, उत्तर 8 बनेगा, अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन इसमें 16 गुना 16 बटे 4 करने पर 64 बन सकता है, यही मेरे सवाल का उत्तर है। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 25 बिल्कुल एक जैसे दिए गए,
ताकि कंसेप्ट पर एक जैसे मैं आपको कई सवाल करवा पाऊं, ताकि आप लोग इन बातों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि बात बिल्कुल समझ में आ जाए भाई साहब। और जब आप घर पे इन शीट्स को दो दो बार रिवाइज करोगे, तब तो भैया क्या ही कहने, लेवल क्या से क्या बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बेटा अगर मैं आपको इस सवाल का पोल क्रिएट करूंगा, तो क्या मुझे उत्तर पोल पर दे पाओगे प्लीज? आप कमेंट में आंसर नहीं करना बच्चे, जिसने कमेंट में आंसर कर दिया बेटा मैं ब्लॉक कर दूंगा हाथों हाथ। बेटा मैं कमेंट में आंसर करते ही आपको ब्लॉक कर दूंगा हाथों हाथ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और मेरे को उत्तर केवल पोल पर चाहिए और 100% एक्यूरेसी पे चाहिए बेटा। दुर्घटना से देर भले ही, मेरे को उत्तर अपना सही चाहिए। आप देख रहे हैं क्लास में कई नालायक आदमी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि क्लास में कुछ नालायक लोग भी ऐसे होते हैं। बेटा सिलेक्शन पाना टफ नहीं है। देखो आपको 23, 24, 25 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन करवा दिए बेटा, बिल्कुल सेम सवाल करवा दिए। अब ये सवाल पूछा तो भैया लोगों की जान निकल गई, लोग कह रहे हैं अरे 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 सर हो ही नहीं पा रहा है। 65% बच्चे कर पाए और बाकी के नालायक अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे। बेटा कैसे करोगे तुम, किस मिट्टी के बने हो? माध्य अनुपात 16 है, तो बेटा इतनी बात तो देख लो कि नंबर का मल्टीप्लाई 256 आना चाहिए। जो दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई 256 आना चाहिए। 16 और 8 का मल्टीप्लाई 256 नहीं आता बेटा, इनके गुणा के लास्ट में 2 आएगा, 256 नहीं आता। हाँ या तो ये बनेगा या ये बनेगा, या तो सी बनेगा और या डी बनेगा। वैसे बेटा आपको ये बात पता है कि 16 और 16 करूंगा तो अगला स्टेप 16 ही बनेगा, उत्तर केवल सी आना चाहिए, बात खत्म। बेटा शीट में आपको 26 नंबर तक के सवाल मैं आपको लगातार करवा चुका हूं। 26 नंबर तक की बात बेटा आपके सामने हो चुके हैं। कोई नंबर का 4/5 से वही रेशो है जो 2/3 का 7/10 से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात पता है कि x इंटू 7/10 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3 करना है। इसमें क्या बड़ी बात है, 1 सेकंड में सवाल देखा, बात अपनी डन हो गई। क्या दोस्तों 5 से काट के इसको 2 लिख लें? आप कहोगे हाँ। x कितना आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 7 दिया 21, उत्तर भी आ गया। बेटा क्लास के सारे बच्चे लाइव हैं जो मुझे बताओ, 27 क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, 27 सवाल हम क्लास में कर चुके हैं। क्या ये 27 सवाल सारे बच्चों को समझ में आ गए? बहुत बेसिक वाला पार्ट हो गया। आप भी आगे देखना बेटा, आगे आगे देखना, लेवल चलेगा बढ़िया। बेटा आगे आगे देखना, कहानी चलेगी बढ़िया। अभी तक तो नींव मजबूत कर रहे थे, अभी इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। वो तो समय है 5 मिनट के ब्रेक का। बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज दोस्तों हम 5:45 तक पढ़ने वाले हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो शायद 6 बजे तक भी एक्सटेंड कर दें। और ये मान के चलिएगा कि 5:45 तक तो क्लास चलेगी चलेगी, 5:45 तक तो क्लास चलेगी चलेगी बेटा, ठीक है, आपके फायदे के लिए। बेटा मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों अभी तक आपने जो कहानी पढ़ी, ये दोस्तों बात थी प्रोपोर्शनल की, ये बात थी दोस्तों समानुपात की, कि समानुपात का मीनिंग क्या होता है, समानुपात का यूज कैसे करते हैं, समानुपात आपके काम कैसे आता है, ये पॉइंट आपको बताया गया। ठीक है, अब दोस्तों एक कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं कंपाउंड रेशो। जो आपके ये होते हैं ना छोटे एग्जाम, एमटीएस के, जीडी के एग्जाम जो होते हैं, कुछ स्टेट के बेटा छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें ये कहानी बेटा काम आती है, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब होता है मिश्र अनुपात। बेटा इसका साफ सा मतलब है जब अनुपात को आपस में मिक्स कर दिया जाए, जब अनुपात को आपस में मिक्स कर दिया जाए। जैसे बेटा मैंने आपको बोला ए और बी, सी और डी, ई और एफ है, ये तीन रेशो हैं। ठीक है, इनको कंबाइंड, इनको कंपाउंड करो, इनको इकट्ठा करो, इनको मिक्स करो, तो क्या करेंगे बेटा आप लेफ्ट वालों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट वालों का ए, सी और ई का, और राइट वालों का बी, डी और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कंपाउंड रेशो का मतलब समझो बेटा कि आपने ए का, सी का, ई का आपस में गुणा करना है, बी का, डी का, एफ का आपस में गुणा करना है। ये सीजीएल के बेटा बड़े एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कोई जैसे एमटीएस का एग्जाम हो गया, कोई जीडी का एग्जाम हो गया, कोई कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, बेटा कितने भी हो, चाहे अगर मैं आपको 10 संख्या लिख दूं ना, देखो अगर मैं आपको लिख दूं ऐसे, मान लो ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, जी अनुपात एच, आई अनुपात जे लिख दो, मैं बोलूं कि इनको कंपाउंड ज्ञात करो, कंपाउंड, तो ए गुणा सी गुणा ई गुणा जी गुणा आई करोगे, और इनका बी गुणा डी गुणा एफ गुणा एच गुणा जे करोगे। ये कंसेप्ट है, ये बात है बेटा। ठीक है, सुनो, ये मिक्स बोल दिया, कंपाउंड बोल दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सवाल सॉल्व करने क्या करेंगे, 2 into 6 into 10, एक टर्म तो ये बन गया, और इधर वाले में 3 into 5 into 9, एक टर्म ये बन गया। लेफ्ट वाले एक तरफ के, साइड वाले एक तरफ के। कुछ कटने वालों हो तो काट दीजिए दोस्तों। क्या 5 से काटोगे 2 बार कटेगा 10, 3 से काटोगे 2 बार कटेगा 6, तो 8 अनुपात 9 बनेगा। आसान सी बात है, आसान सा उत्तर है। लॉजिक हम आपको सारे बता रहे हैं कि रेशो में लैंग्वेज क्या क्या इस्तेमाल की जा सकती है, सारी बातें। मिश्र चाहिए, मिश्र भैया, तो देखो 5 गुणा 15 गुणा 98 बराबर 7 गुणा 14 गुणा 75। डेटा बड़ा आसान दिया, 98 से 98 काट दीजिए, 75 से 75 काट दीजिए, 1 अनुपात 1 बन गया। कंपाउंड रेशो को ही मिक्स कहते हैं। मिक्स रेशो की बात करी जाए तो मामला बहुत सिंपल है, मामला बहुत इजी है। एक सवाल दोस्तों और दिया गया, 4 वैल्यू दी गई और कहा गया कि मिक्स रेशो बता दीजिए, इनका कंपाउंड रेशो बोल दीजिए, तो तुरंत कर पाएंगे। 5 गुणा 12 गुणा 57 गुणा 50, इधर 6 गुणा 19 गुणा 60 गुणा 31, इजी। 12 को 5 से गुणा किया 60 हो गया, 19 का गुणा किया बेटा 3 से 57 हो गया, और 3 से काटोगे 2 को, और 2 से काटोगे 25 को, यानी सारी बात को काट पीट के उत्तर बन गया 25 अनुपात 31। सेकंडों में आने वाले सवाल है, ये इजी बात है बेटा, आसान है। कंपाउंड रेशो का मतलब यही होता है, कंपाउंड की बात का मीनिंग ये होता है बेटा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के पेपर में पूछा गया, ये सेम कंसेप्ट, ये सेम सवाल एसएससी के पेपर में पूछा गया बेटा। पहला टर्म है x बटा वाई जेड, अगला टर्म है y बटे जेड एक्स, अगला टर्म है z बटे एक्स वाई। सुनिएगा,
आपको बोला इनका इनवर्स, बेटा इनवर्स, पहले तो इनका इनवर्स करना है, इनवर्स वाई जेड बटे एक्स करना है, अगला बेटा जेड एक्स बटे वाई करना है, अगला एक्स वाई बटे जेड करना है। इनवर्स का मतलब बेटा ये होता है, इनवर्स का मतलब ये होता है कि पहले आपने संख्या को पलटना है और इनका मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे, उत्तर बी बनेगा। कई लोगों ने सवाल पढ़ते उत्तर ए बोल दिया था, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने भैया इन्वर्स करना भूल दिया, इन्वर्स करोगे तो ही सवाल का आंसर बनेगा। ये लो जी, 4 सवाल बड़े इजी इजी और हैं, फिर आखिर के 15 सवाल बड़े अच्छे अच्छे आएंगे बेटा। आखिर के 15 क्वेश्चन बड़े शानदार बनेंगे आपके। क्या इसको 4:5 बोल रहे हैं बेटा? वर्ग मूलानुपात इसे बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट मतलब बेटा रूट करना है, ये नाम समझ लीजिएगा। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट करना, और अगर बोले डुप्लीकेट तो उसका मतलब वर्ग करना होता है बेटा, ये बातें समझना। ये सब ट्रिप्लीकेट यानी कि घनामूल, ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। अरे नाम से स्पष्ट हो जाएगा, नंबर देख के स्पष्ट हो जाएगा कि घनमूल करना है, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, जानते होंगे ना आप ये बात। इसका चाहिए डुप्लीकेट रेशो यानी वर्ग करना है, वर्ग। 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर 289, 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर आपको आने चाहिए बेटा। यूट्यूब पर ना हमारा एक चैनल है, अगर आप लोग बेटा यूट्यूब यूज करते होंगे तो एक चैनल है बेटा, आज ही सर्च कर लेना, जिसका नाम है सुमित गोयल। ये चैनल है हमारा बेटा। इस चैनल पर पुरानी आपको एक वीडियो मिलेगी बेटा, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट ज्ञात करना सिखाया था। इस वीडियो में एक पुरानी वीडियो मिल जाएगी आपको, जिसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना सिखाया था बेटा। उसमें आप चेक कर सकते हैं, ये सारी संख्याओं के स्क्वायर रूट करना और स्क्वायर करना आपको मिल जाएगा। आपको चाहिए इनका क्यूब रूट, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। यहां तक की बात दोस्तों 35 क्वेश्चन बड़े इजी थे। अब चलते हैं दोस्तों आगे के 15 सवाल, बड़े ही इजी हैं, बड़े ही आसान हैं। दोस्तों एक बार आप इस सवाल का प्लीज मुझे उत्तर मत दीजिए बेटा, एक बार मैं चाहता हूं आप कंसेप्ट सीखो, सारी बात को लॉजिकल बनाओ बेटा, फिर मैं आपको करने का तरीका आसान बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन एक बार प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6, 14, 18, 38 so that the resulting number made a proportion। मतलब दोस्तों मैंने देखो 4 संख्याएं दी हैं, एक दिया है 6, एक दिया है 14, एक दिया है 18 और एक दिया है 38। दोस्तों ये नंबर देखो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब कि अगर मैं इनका गुणा करूंगा, देखो लास्ट में 2 बनेगा ना बेटा, इकाई का अंक लास्ट में 2 बनेगा, और बेटा इनका अगर मैं गुणा करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में 6 बनेगा। तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन हमको ये कहता कि अगर तुम प्रत्येक संख्या में कोई एक पर्टिकुलर संख्या जोड़ दोगे ना, प्रत्येक नंबर में कोई एक नंबर जोड़ दोगे ना, तो संख्याएं आपकी प्रोपोर्शनल बननी चाहिए। देखो बेटा, प्रत्येक नंबर में कोई नंबर जोड़ूंगा तो प्रोपोर्शनल बनना चाहिए। तो बेटा मैं इस बात को ऐसे लिख दूं क्या, 6 + x बटे 14 + x, क्या ये बराबर होना चाहिए 18 + x बटे 38 + x के? भाई अगर प्रत्येक नंबर में x जोड़ने पर ये प्रोपोर्शनल बन रहा है तो भैया मैंने इसको x जोड़ लिख दिया। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ये x² बनेगा, उससे आपका डेटा थोड़ा टफ हो जाएगा। आप मुझे बताओ, मैंने आपको पिछली क्लास में एक नियम बताया था कि कोपेंडो डिवेंडो क्या होता है। अगर कभी a बटा b बराबर c बटा d हो, तो क्या मैं इसको a + b बटा a - b बराबर c + d अपॉन c - d कह सकता हूं? क्या मैं ये बात ऐसे कर सकता हूं? हाँ बेटा देखो, ऊपर में अगर मैं इनको जोड़ता, अगर बेटा मैं ऊपर से इनको जोड़ता तो 6 + x + 14 + x बनता, बटा 6 + x - 14 - x बनता, बराबर 18 + x + 38 + x बनता, बटे
18 प्लस एक्स माइनस 38 माइनस एक्स बनता। ये सारा आपको नियम आना चाहिए, ये सारा तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए कि ऐसे ये सवाल बनते हैं। कोपेंडो डिमेंडो लगाने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों। इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर बन गया 20 प्लस 2x बटा माइनस का 8 बनेगा, ये माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का 8 निकलेगा। 18 और 38 बेटा होते हैं 56 प्लस 2x बटा में 18 में से 38 गए माइनस का 20 बनेगा। बोलो अरे बताओ सही है बात? आप कहोगे जी हाँ बेटा। बटा में माइनस से माइनस काट लें और 4 से काटेंगे तो ये 2 बनेगा, 4 से काटेंगे 5 बनेगा, 4 से काटेंगे 2 बनेगा, 4 से काटेंगे 5 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अब कीजिए, स्क्वायर नहीं बनेगा इससे। 20 5 100 प्लस 5 दूनी 10x बराबर 56 दूनी 112 प्लस 4x। 4x यहां ले आओगे बेटा, 6x की वैल्यू 12 बनेगी। क्या x का मान 2 बनेगा? तो प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ते तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर आपकी इक्वेशन, आपकी संख्याएं समानुपातिक बन जाएंगी दोस्तों। ये इस सवाल को करने का हो गया पूरा तरीका कि एक्चुअल में इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं बेटा। आसान सवाल को इस प्रकार से ट्राई कर पाएंगे, तरीका आपको आना चाहिए। बात समझ में आई? लिख लेना, ये बात जरूरी है बेटा, ये तरीका आपको आना चाहिए। कई लोग ना बेटा उनके बड़ा पेट में दर्द होता है भाई। जब मैंने ये सवाल लिखा था, जब मैंने ये बात लिखी थी, तो पहले आपको ये बताया था कि पहले मैं आपको इस सवाल का तरीका बता रहा हूं, फिर बेटा कैसे कैसे इसको हम इजी कर पाएंगे वो भी बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे करेंगे सब बातें बताऊंगा, लेकिन तरीका आना चाहिए। आगे मैं कुछ सवाल तुम्हें बताऊंगा, जब तुम्हारे ऑप्शंस काम ही नहीं कर पाएंगे तब तुम दाएं बाएं देखोगे कि अब क्या करें। हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ऑप्शन से करो सर आसान रहेगा। ले बताओ भाई, ये पिचको तो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना कि ऑप्शन से करो आसान रहेगा। बेटा तुझे बता दूं मैं एक बात, जितने तूने आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिए ना, तूने जितने आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिए उससे ज्यादा बार मैंने एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। नहीं मैं बता रहा हूं भाई तुझे कि जितने आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे ना, उससे ज्यादा बार तो मैंने एसएससी का एग्जाम पास कर लिया है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट में अपनी कमांड तभी मान सकते हो जब आपको उस पर कंसेप्चुअल पता हो, आपको यह पता हो कि आखिर मैं दो क्यों लिखता हूं। तो दो ज्ञात करने का ये सारा प्रोसेस है बेटा, ये तरीका है, ये स्टेप है, ये मेथड है। स्टेप आपको आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? हाँ। अब दोस्तों ये देखो, हालांकि प्रोसेस लंबी हो गई, टाइम टेकिंग हो गया, तो हम एग्जाम में तरीका अप्लाई नहीं करते। एग्जाम में देखो आपको ये बोला कि 6 और 14, 18 और 38 मेरे को प्रोपोर्शनल बनाना है, प्रोपोर्शनल। तो हम बेटा इस सवाल को देखो ऑप्शन से करते हैं एग्जाम में। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो पहला ऑप्शन था 1, मैंने सब में 1 जोड़ा, ये बनेगा 7 बटा लिख दूं 15, मतलब प्रोपोर्शनल करना है बेटा, बटा नहीं सकता, ए बटा बी प्लस सी बटा डी, तो मैंने कर दिया प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको करा बेटा मैंने 19 बटा 39। क्या मुझे बताओ 1 जोड़ने पर ये चीजें इक्वल बन रही हैं क्या? 7 बटे 15 19 बटे 39 क्या इक्वल बन रहा है? नहीं। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं सारे ऑप्शन में 2-2 जोड़ूंगा, अगर मैं सारे ऑप्शन में 2-2 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? सुनो, यहां से निकलेगा 8 बटे 16, यहां से बनेगा 20 बटे 40। दोस्तों आपको समझ में आ गया? रेशो इनका भी 1-2 बनेगा, रेशो इनका भी 1-2 बनेगा। तो यही मेरे सवाल का उत्तर है, यही मेरी बात का आंसर है। डायरेक्ट ऑप्शन से करना कंफर्ट लेवल है, लेकिन जब तक तुम्हें पूरा तरीका नहीं आता होगा, जब तक आप सिस्टमेटिक बात को नहीं जानेंगे, तब तक बेटा आप सवाल नहीं कर पाओगे, तब तक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एग्जामिनर के पास ऐसे हथकंडे भी आते हैं बेटा, ऐसे सिस्टम भी आते हैं कि वो आपको सवाल दे देगा और कहेगा कि इसको ट्राई करो, तो आप ऑप्शन से सवाल नहीं कर पाओगे बेटा, फिर आप ऑप्शन से बात ज्ञात ही नहीं कर पाओगे।
सुनो, 7, 9, 11, 15 में से एक संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती है। परिणामी संख्या दोस्तों बनती है समानुपात में। माइनस करना है समथिंग समथिंग। बेटा देखो, 1 माइनस करूंगा तो 6/8 और 10/14 बनेगा। देखो बटा में 14 बन रहा है, मतलब ये वैल्यू इक्वल सेटिस्फाइड नहीं करेगी। अगर 2 माइनस करूंगा तो 5/7, 9/13। यू 1 सेकंड में आपको आइडिया हो जाएगा कि कंफर्ट लेवल की बात नहीं है। हमने 3 माइनस किया तो 4/6 और 8/12। क्या बच्चों ये बात बन रही? देखो 2/3 का रेशियो बन रहा है ना। 2/3 इनको काट लीजिए ना, 2 से काटोगे 2/3, 4 से 2/3, बात एकदम डन है। रेशियो आपका सेम बन गया। लेकिन बेटा सुनो मेरी बात, जब तुम घर पे इस शीट के सवाल घर पे सॉल्व करते होंगे ना, जब घर पे सवाल सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाले फॉर्मूले से भी करना, आपको वो तरीका भी आना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको नियम पता होना चाहिए कि साहब ऑप्शन से ऐसे बनेगा और वैसे क्यों बनेगा। अगर इस प्रकार के काम करोगे ना बेटा, फिर तो देखो फायदा है, रिजल्ट आएगा बढ़िया। अगर तुम कहोगे गुरुजी हमें ऐसा काम नहीं करना, फिर बेटा कोई इलाज ही नहीं है, फिर कोई बात ही नहीं है। चलो, कह रहे सब में 2-2 जोड़े। बेटा 2-2 जोड़ेंगे तो आपको बात समझ में आई, 9/18, लेकिन इधर बनेगा 45/81। ओहो हो, बात बन नहीं पाई। 3-3 जोड़ेंगे बेटा, 3-3 तो 10/19। यहीं से आइडिया पड़ गया, बात बनेगी नहीं, क्योंकि बेटा 10/19 मेरे को लगता नहीं कहीं ना कहीं से निकल पाएगा, संभव ही नहीं है बेटा। 5 जोड़ूंगा तो 12/21, 5 जोड़ूंगा 48/84। देखो रेशियो सेम कैसे बनेगा, ये भी 4 टाइम है, ये भी 4 टाइम है, सही हो गया बेटा। ये भी 4 टाइम है, ये भी 4 टाइम है, डन हो गया, कोई चिंता की बात। एक जैसे सवाल चल रहे हैं, मैंने आपको एक ही प्रकार के कई कई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे हैं बेटा, और दावे से कह सकता हूं कहीं भी चेक कर लेना, इतना डिजाइंड कंटेंट तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे बताना बेटा। कहीं 10,000 रुपए का कोर्स पढ़ लेना मैथ्स का, जो कोई मास्टर तुम्हें 10,000 रुपए लेकर अकेली मैथ्स का कोर्स पढ़ाता हो ना बेटा, वो भी तुम्हें इस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अगर मैं सब में 4-4 जोड़ूंगा, 8/14 और 16/28, ये बात आपकी सही है, 4 जोड़ना पड़ेगा। चालीस नंबर सवाल सेम है, आप करोगे, इतने कर लिए बेटा, अब तो कर ही पाएंगे। 3, 5, 6, 7 में से क्या घटाऊं, सेल्फ कर पाओगे? 11, 26, 37, 78 में क्या क्या जोड़ें कि समानुपाती बन जाए, सेल्फ कर पाओगे? ये सारे सवाल दोस्तों ऑप्शन से करने हैं, ये सारे सवाल दोस्तों ऑप्शन से करने हैं। इन सारे सवालों पे आपको घर पे माथापच्ची करनी है, कीमती समय अपना लगाना ही लगाना है। अगेन ऑप्शन, मतलब बेटा मैंने आपके लिए कितने सवाल छोड़े हैं, 40, 41, 42, 43, यहां तक के सवाल आप करना जी सेल्फ। कल की क्लास में आने से पहले ये करके लाइएगा। अब आ जाओ 44 नंबर सवाल पे, थोड़ी दोस्तों बात करते हैं, अब सही लेवल की बात है। ये सीजीएल के पेपर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, 2015 में या 16 में बेटा ये दिया गया सवाल है, काफी इजी, काफी सिंपल। सुनो, ए और सी के बीच का मध्यानुपात बी है। आपको पहली बात तो ये बोली हमने, B is the mean proportional of A and C। बेटा मीन प्रोपोर्शनल का मतलब A और B
बी और सी ऐसे होता है कि ये इसका मीनिंग है कि बात का मतलब मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं ना कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी है। ये वाली बात आपको एग्जामिनर ने लिख कर देनी थी तो उसने लिख दिया मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो बच्चे बुद्धिमान है, आपको तो ये बात पता ही है कि इस बात का मतलब क्या है। अब हमसे दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब b माइनस सी का होल क्यूब पूछा है। आप जब भी सवाल करें बेटा ऑप्शंस पे नजर मारिएगा। देखो ऑप्शन क्या है, ए सी बी सी ए सी ए बी। मतलब मेरे को जो उत्तर चाहिए ना वो दो ही वेरिएबल में चाहिए, या तो उसमें बी सी हो या ए बी हो या ए सी हो, तीनों वेरिएबल नहीं चाहिए। तो हम एक वेरिएबल को बेटा चाहते हैं गायब करना, किसी भी प्रकार में एक चीज को गायब करना। बेटा एक बात बताओ, मैं ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इनको के इक्वल मान लूं? दोनों चीजें इक्वल हैं तो कैसे इक्वल तो है ही, मैंने के इक्वल मान लिया, क्या कर सकते हैं इससे बेटा। इस चीज का देखो मतलब a बटा b का मान अगर k है तो a की जगह पर b के पुट कर सकते हैं, b के, और b बटा c का मान k था तो बेटा b की जगह पर c के पुट कर सकते हैं अपन। ये दो वैल्यू पुट कर सकते हैं, k का मतलब कांस्टेंट नंबर है कुछ भी। ठीक है बेटा, पहले वाले टर्म में a की जगह मैंने रखा b के माइनस b का होल क्यूब, b की जगह रखा c के माइनस c का होल क्यूब। क्या दोस्तों आपके सवाल में देखो a गायब हो चुका है ना, तो अपना सवाल केवल b और c की टर्म में आ गया। दोस्तों इधर में से कॉमन निकालूंगा, b क्यूब कॉमन निकलेगा, b क्यूब अंदर आएगा k माइनस 1 का होल क्यूब। इधर से बेटा c क्यूब कॉमन निकलेगा, इधर आएगा k माइनस 1 का होल क्यूब। मामला बड़ा सॉल्व हो गया। k माइनस 1 इधर भी कट गया, k माइनस 1 इधर भी कट गया। बेटा देखो ऑप्शन में b क्यूब और c क्यूब होता, क्यूब चाहिए बेटा, नहीं 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 भाई साहब, ये चीज अगर ऑप्शन में होती तो आपका उत्तर सही होता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस चीज को a क्यूब अनुपात b क्यूब भी बोल सकता हूं भैया, ये भी तो बोल सकते हैं। क्या आपको ये बात लिखकर दी गई थी ना, आपको सवाल के स्टार्टिंग में दिया गया था a अनुपात b और b अनुपात c बराबर है। अरे मीन प्रोपोर्शनल में आपको देखो ये बात लिख कर दी गई है कि a और b लिखो या b और c लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं b c अगर देखो ऑप्शन पे डिपेंड करती है कहानी बेटा। ऑप्शन में अगर b क्यूब अनुपात c क्यूब होता तो ये भी सही होता, लेकिन वो नहीं दिया हुआ तो मैंने a क्यूब b क्यूब मान लिया। भाई आपको सवाल में ये दिया गया था ना कि ये बातें मिडल में, तो आपको ये बात सवाल में दी गई थी। अरे a ये चीज तुम्हें नहीं दिख रही क्या, a बटा b बराबर है b बटा c। अरे भैया ये देखो, अरे देखो आंखें खोलो, इस डिब्बे में देखो, a बटा b बराबर है b बटा c। a बटा b बराबर है b बटा c। तो अगर b बटा c लिखना है तो मैं इसको a बटा b भी तो कह सकता हूं, कोई फर्क थोड़ी है यार। a बटा b बोलो, b बटा c बोलो, कोई फर्क नहीं है। दोनों साइड में अगर मैं क्यूब करके बता दूं तो ये कह सकता हूं, भैया बात को समझो, b क्यूब रेशो c क्यूब को a क्यूब रेशो b क्यूब कह सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ये मैंने क्यों किया भैया, मेरे को ऑप्शन बनाना है यार। जब b क्यूब अनुपात c क्यूब नहीं था तो मैंने a भी मान लिया। कुछ तो करता है भाई, इलाज क्या है मेरे पास बताओ। क्लियर? नहीं तो बाद में एक बार और रिपीट चेक कर लेना, एक बार और देख लेना, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये एक सवाल देखो बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, बहुत ही दोस्तों बढ़िया प्रकार का सवाल है। कहता जब x को 2, 3, 30, 35 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं एक प्रकार के समानुपात में होती हैं। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्यानुपाती क्या है? दोस्तों देखो इस बार आपसे x का मतलब नहीं पूछा, अगर डायरेक्टली x पूछा होता तो क्या पता आप ऑप्शन से कर लेते, लेकिन बेटा आपसे x का मतलब तो नहीं पूछा ना। पहले आपको x ज्ञात करना होगा, फिर उस सवाल में पुट करना होगा, पुट करके आपको मिडल ज्ञात करना पड़ेगा। ये सवाल है,
मैं आपको इसीलिए बोल रहा था तरीका आना चाहिए। बेटा एक बात मुझे बताना, नंबर है 2 प्लस एक्स बटे 3 प्लस एक्स बराबर 30 प्लस एक्स बटे 35 प्लस एक्स करना चाहिए क्या? यही सवाल है ना बेटा? अच्छा, मैंने आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाकर बेटा, मैंने आपको लंबे तरीके में जाकर वो कोपेंडो डिवेंडो लगाकर बताया था। अगर एक बार मैं वैसे तुम्हें करके बताऊं, एक बार समझ के बताओगे कि कोपेंडो डिवेंडो लगाऊंगा बेटा, ऊपर बनेगा 5 प्लस 2x, नीचे बनेगा माइनस का 1 बराबर, ऊपर बनेगा बेटा 65 प्लस 2x, नीचे बनेगा माइनस का 5। बोलो बनेगा क्या? बात सही है? इस पॉइंट से आपने ये पॉइंट काट दिया। 25 प्लस 10x बराबर 65 प्लस 2x, 8x का मतलब 40 और x का उस मतलब कितना आ गया? 5। ठीक है, तो मुझसे पूछा क्या गया? x प्लस 7 का और x माइनस 2 का मिडल प्रोपोर्शन पूछा है, मिडल। तो ये दोस्तों 12 बन गया और ये 3 बन गया, 12 3 36, 36 का मतलब 6 आंसर आ गया। ये इस सवाल को करने का हो गया तरीका दोस्तों, ये इस सवाल को बनने का हो गया मेथड। क्या पूरा मेथड समझ में आया? लेकिन आप बेटा ये प्रोसेस मत करना, मैं आपको कहना चाह रहा हूं इस सवाल को करने का आसान तरीका देखो क्या बनना चाहिए, वो बात देखिएगा बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से। इसे बेटा मैं हटा रहा हूं आपको बताने के लिए। बेटा मैंने आपसे क्या पूछा है आपको पता है? मैंने आपसे ये पूछा है x प्लस 7 और x माइनस 2, ठीक। और इधर तुमने ये भी बोल रखा है मेरे को, तो बेटा मैं चाहता हूं आप अपने आप में ना मैथ्स को समझने का सेंस डेवलप करो, आप समझ में आने वाली बात को डेवलप करो। बेटा मेरे को देखो इस सवाल में, अब समझो एक बार ध्यान से, बहुत अच्छी बता दूं मैं, x की वैल्यू कुछ रखनी है जिससे एक नंबर बनेगा, एक नंबर बनेगा, और यहां दोस्तों इसका बनेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, यही करना। अब समझो मैं x की वैल्यू कुछ एज्यूम करता हूं, मैं आपको बेटा सवाल करके बता रहा हूं बिना पेन उठाए कि डायरेक्ट सवाल कैसे करना है। देखो बेटा x को आप ना 1 और 2 तो रखोगे नहीं, 1 रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव की संख्या बेटा होती है इमेजिनरी, वो नंबर कभी होता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं x का मान 2 रखूंगा, 2 बेटा x का मान 2 रखने पर ये चीज 0 बन जाएगी और सारा सवाल ही 0 हो गया, फिर तो सवाल करने का मतलब ही नहीं बचा। मेरी बात समझे? मैं यूं समझ गया कि x का मान 1 भी नहीं आएगा और x का मान 2 भी नहीं आएगा, तो मैं सवाल को रिवर्स लेके चल रहा हूं, सवाल को रिवर्स लेके चल रहा हूं। दोस्तों अगर मैं x का मान 3 एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम कर रहा हूं माइंड में, आपको पता है ये 10 बनेगा, ये 1 बनेगा, और बेटा 10 गुना 1 ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता बेटा, 10 गुना 1 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इससे तो उत्तर रूट में जाएगा, जबकि मेरे ऑप्शंस बता रहे हैं भैया नंबर आना चाहिए पूर्णांक में। बेटा अगर मैं x का मान 4 रखता, अगर मैं x का मान 4 रखता, ये 11 बनेगा, ये 2 बनेगा, अच्छी बात थोड़ी है यार, 11 और 2 पे बेटा मेरा सवाल तो बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैंने x का मान 5 रखा तो दोस्तों ये बात बन जाएगी 12 और ये बन जाएगी 3, 36 का रूट 6 बन सकता है। आपको समझ में आया कि सर x का मान तो 5 आ सकता है। मेरे सवाल को सेटिस्फाइड करवाने के लिए x की वैल्यू 5 काम कर रही है, और ये 5 आप वेरीफाई कर लो, 1 सेकंड में वेरीफाई कर लूंगा बेटा। देखो ऊपर बन रहा है 7, नीचे बन रहा है 8, 5 5 जोड़ूंगा ये बनेगा 35, ये बनेगा 40 बेटा, 7 8 बन रहा है, 100% बात डन है। मैं चाह रहा हूं आप ये वाला सेंस डेवलप करो, सवाल को ऐसे करो बेटा। वैसे आप x का मान ज्ञात करके तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उत्तर ठीक आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे गलत कर नहीं सकती, लेकिन इससे आप जल्दी करोगे। आपको पता है कि रूट बनना चाहिए, तो x का मान कोई कल्पना करो, और कल्पना ऐसी करो कि आपको डेटा सॉल्व करने में आसान बन जाए, खत्म बात। अरे इधर कुछ दिमाग में बात घुस रही है थोड़ी बहुत, गणित होती क्या है समझ में आ रही तुम्हें?
हलवा गर्म हो गया ना भैया, पहले आपसे कहा था मैंने, सब ठंडी ठंडी बात थी। तो पूछो क्या पूछना है। देखो बेटा 45 और एक संख्या का मध्यानुपाती, बेटा 45 है और एक संख्या और है, उसका मध्यानुपाती है। एक मिनट रुक जाओ, मध्यानुपाती ऐसे निकालते हैं। बेटा बैंक के टॉपिक बेटा फिलहाल नहीं हो रहे हैं अभी, बेटा एसएससी का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, बेटा वही फोकस चल रहा है प्लीज। बेटा आप मुझे बताओ 45 है और कोई एक और नंबर है, इन दोनों का मध्यानुपाती ऐसे निकालते होंगे 45 गुणा x लिखकर। ये जो चीज है ना, ये 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है दोस्तों, ऐसा है क्या बेटा? 45 और x का जो क्या बोलते हैं इसको, मीन वैल्यू है, मीन प्रोपोर्शनल है, वो 3 गुना है 5 और 22 के मीन प्रोपोर्शनल का। दोनों और का स्क्वायर कर लीजिए, 45 गुना x बराबर 9 गुना 5 गुना 22 बनेगा दोस्तों। 9 5 45 से 45 काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। बेटा इस शीट में पूरे सवाल दिए हुए हैं कितने? 50। 46 सवाल मैंने करवा दिए हैं, बहुत इजी सवाल चल रहे हैं। ये देखो 47 सवाल वही है जैसा आपने अभी तक पढ़ा। हिंदी में क्वेश्चन चेंज है? कोई चेंज नहीं है भाई साहब, एकदम सेम सवाल है। बेटा ये 47 नंबर सवाल जैसे आपने अभी तक पढ़े हैं वही तो सवाल है, कुछ अलग थोड़ी है। 4 और 10.8 का मध्यानुपातिक, बेटा मध्यानुपातिक ऐसे निकालते हैं, 4.8 10.8 ये मध्य, और 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपात ऐसे निकालते हैं, 2.4 2.4 बटे 0.4। इन दोनों का रेशो ज्ञात करना है, इन दोनों का रेशो कर पाओगे? अबे नालायक आदमी, जब तुमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर किया ये रूट हट गया, इसका स्क्वायर किया रूट गया, 3 का स्क्वायर 9 नहीं बनेगा क्या? अभी तुम्हें मैं ऐसे लिख के बताया करूं क्या मैंने 3 का स्क्वायर 9 किया है? फिर कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है। बेटा ये दोनों चीज चेक करनी है। अब देखो थोड़ी सी बात को समझा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो बेटा, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन टफ कर लो। बेटा ये जो 48, देखो पॉइंट की कोई बात नहीं करेंगे बाद में, 48 को क्या मैं 16 गुना 3 लिख लूं? क्या 108 को 36 गुना 3 लिख सकते हो? और बटा में 10 गुना 10 बन जाएगा क्या? ये चीज जितनी फास्ट कर पाओगे सवाल तुम्हारा उतना अच्छा बन जाएगा बेटा। देखो बाहर क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा 4, 1 3 और 1 6। ये तेरा डाउट है कि 3 का स्क्वायर 9 कैसे बनता है? बात देखो, हम तो पूछेंगे, बताओ। पूछने वाली बात तो पूछना भाई। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये बात भी डाउट है, इसमें भी दिक्कत है भाई। वाह, बराबर है 6 गुना 2.4। बस बेटा ये इतनी सी बात आपको सॉल्व करनी है। कैलकुलेशन जितनी बढ़िया से कर पाओगे बेटा, जितने बढ़िया से कैलकुलेशन कर पाओगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना आपका लॉजिक सही होगा। 1 0 से 1 0 काट लीजिए बेटा, 6 चौका 24 से 24 काट लीजिए, काट पीट के 1:2 बनेगा, 1:2। मतलब इस प्रकार के सवाल में एक ही टास्क है कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बाकी बेटा जो मैंने आज आपको क्लास में मेन प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड बताया है, क्या ये बातें ठीक ठाक आपको समझ में आई? क्या बेटा ये पॉइंट आपको पल्ले पड़ा क्या? रूपक भैया किस सवाल की बात कर रहे हो आप? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो?
झूठ वाला सवाल। ये हाँ, तो इसमें आपका डाउट क्या है? आपका डाउट है कि ये मेथड कैसे, अरे ये सवाल में दिया हुआ है भाई, ये सवाल में आपको दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि 2, 3, 35 में क्या जोड़ें कि ये प्रोपोर्शनल बन जाए। तो प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है A बटा B बराबर C बटे D। तो सवाल कहता कि 2 में कुछ जोड़ा, 3 में कुछ जोड़ा, 30 में कुछ जोड़ा, 35 में कुछ जोड़ा, जिससे कि ये नंबर बन जाए प्रोपोर्शनल, वो लिख दिया बेटा। इसी को बोलते हैं कोपेंडो डिवेंडो यार। सीएनडी के लिए बेटा बोला, कोपेंडो डिवेंडो क्या होते हैं? सारी बातें बेटा पढ़ ली। अभी बताओ शीट नंबर 1 में घूम रहे हैं भाई साहब, शीट नंबर 1 बेटा सुनो। 46, 47, 48, 49 और 50 बेटा ये सारे सवाल आपके हैं एक जैसे। जितने मैंने बता दिए उनके आधार पे बात बन जाएगी बेटा। आज की क्लास में आप लोगों ने 50 सवाल पढ़े और ये 50 के 50 बेटा आपको क्लियर हो गए। पीडीएफ आपको बेटा 5 मिनट में मिल जाएगी और बेटा 5 मिनट में आप इन सवालों को ट्राई कर लीजिए। सारे सवाल बेटा कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट समस्या रह गई तो कल आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, कल की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। कल का सेशन रेशो टॉपिक का सबसे जरूरी सेशन होगा। ये कल बेटा पढ़ेंगे। कल की क्लास को ड्रॉप मत कर दीजिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी चलेगी कल। ठीक है, चलो आज इतना ही। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों।